नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, विश्व में महाबली कौन है? यानी कि 56 इंच वाले। आजकल तो फेहरिस्त जो है 56 इंच वालों की लंबी होती जा रही है। उसमें सिर्फ मोदी जी नहीं है, अब बाइडन साहब भी हैं, ऋषि सुनाक भी हैं, उसमें मैक्रो भी हैं, शोल्स भी हैं और कई और ऐसे नेता हैं जो बेसिकली अपने आप को इस दुनिया के विश्व गुरु कह रहे हैं। अब विश्व गुरु कहूं या विश्व गुरु कहूं, मैं क्या कहूं? फिलहाल विश्व में युद्ध के जो हालात हैं उसके अंदर कुछ चीजें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। ये जितने 56 इंच वाले हैं इनमें से कोई भी ना तो डी एस्केलेशन की बात करता है, ना सीज फायर की बात करता है, न शांति को स्थापित करने की बात करता है, न शांति के प्रयासों की बात करता है। बल्कि यूनाइटेड नेशन में जब प्रस्ताव पास किया जाता है, जॉर्डन का प्रस्ताव, कि यहां पर सीज फायर होना चाहिए, तो भारत वहां से भी एब्सटेन कर जाता है और कुछ उसके विरोध में वोट देते हैं। मैं तो ये सोचकर कांप जाता हूं कई बार कि ये कैसा वक्त आ गया है जहां पर लोग युद्ध के लिए वोट कर रहे हैं। और एक वो समय था जब हिंदुस्तान के अंदर कभी कुछ होता था या साउथ अफ्रीका में कभी कुछ होता था, वहां पर वो हमारा अपना पिछले वाले घर का 26 इंच का नैतिक महाबली गांधी खड़ा हो जाता था। पहले मुझे मारो। पीटर्स मॉरिसबर्ग नाम का स्टेशन था जहां महात्मा गांधी जी को स्टेशन से उतार दिया गया था कि काले लोग इस डिब्बे में नहीं चढ़ सकते। तो वहां से एक नया गांधी पैदा होता है। वैसे तो कहने को गांधी जी पैदा हिंदुस्तान में हुए थे, बॉर्न इन इंडिया बट मेड इन साउथ अफ्रीका। ये बात भी सबको मालूम है। और आज कहीं वो गांधी होता 26 इंच की छाती वाला नैतिक महाबली, तो गाजा पट्टी में जाके बैठ जाता और बोलता नेतन्याहू से, अगर तुझ में नैतिक बल है तो मुझे मार, पहले मुझे मार और उसके बाद तू यहाँ पे बम बरसा। शायद वो कहने का एक संदेश ये था कि बर्बरता का जवाब बर्बरता नहीं होता है, नरसंहार का जवाब नरसंहार नहीं होता है, जेनोसाइड का जवाब जेनोसाइड नहीं होता है, मैसेकर का जवाब मैसेकर नहीं होता है। पर ये बात कहने वाला कोई नहीं आज के दिन। दुख की बात यह कि भारत का महाबली भी, 56 इंच का महाबली भी आज उस कतार में जाकर खड़ा हो गया जो सुबह से लेकर शाम तक पिछले 1.5 साल से लेक्चर दे रहा था। ये युद्ध का समय नहीं है, ये कूटनीति और बातचीत का समय है। वो भी उस कतार में जाके खड़ा हो गया जहां लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध का समय है। मैंने भारत को मानसिक रूप से, नैतिक रूप से इतनी बुरी अवस्था में कभी नहीं पाया जहां भारत बर्बरता के साथ जाकर खड़ा हो जाए। ये दुख की बात है। 56 इंच वाले आज निरंकुशता और बर्बरता के साथ खड़े हैं और 3,500 से अधिक मासूम बच्चे मार दिए गए हमास के नाम पर। 2,000 से ज्यादा स्त्रियां मार दी गई हमास के नाम पर। 8,000 से ज्यादा व्यक्ति मार दिए गए हमास के नाम पर। और अभी पता नहीं और कितना विनाश होगा। कहीं रोकने का कोई प्रयास नहीं, एक अपील भी नहीं है किसी के द्वारा, भाई ये बंद कर दो। सिवाय इसके कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि पॉज पैदा करो, रोक दो उसको बीच में। एक पॉज जो होता है एटलीस्ट उसके बाद कुछ शुरू करो, एक पॉज तो दो उसमें। नेतन्याहू तो, उसके सर पर तो खून सवार है इस समय। कोई नेतन्याहू से पूछे, भाई साहब ये जब आपने हमास पैदा किया था तब नहीं सोचा था आपने? तब तो आप वेस्ट बैंक के फतेह को, जो यासर अराफात का था, उसको अंदर रखने के लिए आपने हमास पैदा किया। और आज जब ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो आप कहते हैं कि हमास को मैं खत्म कर दूंगा। आप फतेह को खत्म कर पाए जो हमास को खत्म करोगे? क्या हिजबुल्लाह खत्म कर पाए आप कभी? तो दरअसल एक विश्व को मारने के लिए दूसरा विश्व पैदा किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों विश्व मिलके अमृत बन जाएंगे, पर ऐसा होता है क्या कभी? टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट, ये एक फेमस थ्योरी है। फिलहाल यही हो रहा है। पूरा का पूरा पश्चिम विश्व
युद्ध के पक्ष में खड़ा है। हथियार बिक रहे हैं ना उनको, तो उनकी काहे की कमी है, पेमेंट करेगा बाद में इजराइल। लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है? आम आदमी। बड़ी कमी महसूस होती है। सऊदी के भी एक प्रिंस ने गांधी जी को कोट किया था अभी रिसेंटली, कुछ दिन पहले, कि गांधी होते तो शायद या गांधीवाद से कुछ सॉल्यूशन निकल आता था। लेकिन अब तो निरंकुशता है। अब तो आप चाहे मध्य गाजा में चले जाएं या साउथ गाजा में चले जाएं, आपका स्वागत सिर्फ बम्बार्डमेंट से होगा। सारे हॉस्पिटल खाली कर दो, आदेश है। मैं हॉस्पिटल को बॉम्ब करने जा रहा हूं। भाई कुछ तो बर्बरता कम करो। लेकिन यहां पर कोई 26 इंच वाला गांधी नहीं है। सब 56 इंच वाले निरंकुश इस समय शासक हैं जो मिलजुल कर मानवता का विनाश करना चाहते हैं। परमाणु बम है इजराइल के पास, भाई 2-3 डाल दो, 2 ही डाल दो, एक ही काफी है पूरी गाजा पट्टी के लिए, खत्म हो जाएगा। 25 लाख लोग मर जाएंगे, एक बार धंधा खत्म, लैंड भी आपके पास आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं कि विश्व का महाबली कौन। जो सिविलाइजेशनल क्राइसिस है वो अपने आप में इस समय पीक पर है। जो इनह्यूमैनिटी है वो पीक पर है। यही विषय है। और बातचीत करने के लिए जो 3 विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण शर्मा जी, अनिल सिन्हा जी, मीनू जैन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आज अनिल सिन्हा जी आपको आमंत्रित करता हूं। दुनिया में जो हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें भारत का भी मुखौटा उतर गया। वो आडंबर, वो पाखंड जो पिछले 1.5 साल से चल रहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये कूटनीति का समय है, ये बातचीत का समय है। भारत का भी मुखौटा उतर गया। डोमेस्टिक नीति की जो निरंकुशता है अब विदेश में लेके चले गए और हम युद्ध के साथ खड़े हो गए, छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट निकाल के कि इसके अंदर हमास का विवरण नहीं है, हमास को मेंशन नहीं किया। इजराइल पिछले 1 हफ्ते से भारत से कह रहा है, भाई पहले आप तो हमास को आतंकवादी गुट घोषित करो। भारत ने तो आज तक हमास को आतंकवादी गुट ही घोषित नहीं किया है। ये सारी समस्या है। तो आज हम भी मुखौटा उतार के उस लाइन में खड़े हो गए जो कहते हैं कि युद्ध से अच्छा कुछ नहीं है, और हम सीज फायर के खिलाफ या तो वोट करेंगे या एब्सटेन करेंगे। उसका भी इंप्लाइड मीनिंग यही है कि हम युद्ध के साथ हैं। अनिल सिन्हा जी। नहीं, देखिए क्या है कि ये फर्क आया, ये सभ्यता का संकट तो आपने जो बताया वो असल में है। क्योंकि जो भाषण आप उसका देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का, उसमें आपको पता चलता है कि जो जिस सभ्यता जो संकट से गुजर रहा है, मतलब भारत, ये मतलब दुनिया का समाज जो जिसको आप कहेंगे वर्ल्ड, जो दुनिया, ये जो दुनिया है वो जो कर रही है उसका सामना, उस संकट के बारे में उसमें साफ दिखाई देता है कि उन्होंने उसको बिना किसी मतलब किंतु परंतु के इसकी आलोचना की है और खूब जम के, और उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया उन्होंने ये कि युद्ध रुकना चाहिए। अभी तक अभी जो भी हम मतलब 100 साल में जो उपनिवेशवादी शासन है उसके बीच में हमने जो डेवलपमेंट देखा वर्ल्ड स्टेज में, वो ये देखा कि युद्ध के खिलाफ मानवता के पक्ष में एक सामान्य जिसको जनरल ये कहते हैं एक माहौल बना। लेकिन हम लोग अब पीछे जा रहे हैं। आपने सही कहा, जो नाम लिए बाइडेन, सुनक, या उसमें जोड़ दीजिए अपने प्रधानमंत्री का भी नाम, पुतिन का नाम जोड़ दीजिए। ये सारे लोग जो है मानवता के खिलाफ जो भी चलता है उसके साथ हैं। भले ही आज पुतिन जो है उनके फिलिस्तीन के साथ हैं खड़े, लेकिन जो उनका है रवैया, या शी जिनपिंग, मतलब वो वर्ल्ड लीडर्स में आप जरा तुलना करके देखिए आज से 50 साल पहले, 50 से ज़्यादा मतलब 50 के दशक में देखिए कि एक तरफ इवन उस समय माओ से तुंग थे, वो भी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी उसके पक्ष में थे, या जो महाशक्तियां हैं उसके खिलाफ एक तरह से रूस के साथ भी थे, लेकिन उस तरह से नहीं थे। चीन समेत जो वर्ल्ड लीडर्स थे, माओ से तुंग थे उस समय, इवन क्रुश्चेव जब आया स्टालिन के बाद में, उसने नीतियां उनकी हटी। तो और जो शांति और युद्ध के मतलब युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में ये माहौल पूरे दुनिया में बना, और एक से एक कैनेडी जो क्रुश्चेव ने अपने जनमत के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के भी वो शांति की स्थापना की कोशिश की। वो माहौल अब खत्म हो गया, और बाकी तो नेता एक से एक, मार्शल टीटो, एक से एक आप देखेंगे छोटे छोटे कंट्रीज में अच्छे अच्छे लीडर्स उभर रहे थे।
लेकिन अब आपको अब दुनिया पर अगर आप नजर डालें तो एक भी लीडर आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे आप फ्रांस से लेकर के इंडिया तक चले आइए या कहीं भी चले जाइए, आपको कोई वर्ल्ड स्टेज में कोई ऐसा लीडर जिसको आप स्टेट्समैन कह सकते हैं नहीं दिखाई देगा। तो ये एक क्राइसिस है। ये शो करता है, ये शो करता है कि कितना बड़ा मतलब संकट मानवता के सामने है कि वो एक क्रिएटिव लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पा रहा है। और यही हालत आप दुनिया में जो भी अभी किसी को भी नोबेल प्राइज मिल जाए, लेकिन आप देखेंगे कि कला या साहित्य के क्षेत्र में भी आप नाम गिनाते जाएंगे, सार्त्र से लेकर के एक से एक आपको मतलब गोरकी जो भी है, वो जो दशक गया, मतलब वो जो सदी गई, उसमें एक से एक हिंदुस्तान में प्रेमचंद है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिनका एक वर्ल्ड व्यू था और पूरा एक सभ्यता को समझ रहे थे। चार्ली चैपलिन थे और एक सब बाद में हमारे यहाँ सत्यजीत रे हुए। एक मतलब आप नाम गिनाते जाएंगे, मैं नाम अभी एक मतलब गिनाना मुश्किल है। तो आपको रोमियो रोला थे, मतलब आंद्रे मालरो थे साहित्यकार में। आप देखते जाएंगे आप, ये इवन इन इंडिया जैसे कि मतलब जिसको आप कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र, उसमें भी महर्षि अरविंदो थे, रमन महर्षि, एक से एक। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी फील्ड जो है उसमें आपको लगता था कि आप एक देख सकते थे कि किसी के तरफ आप निगाह उठा के, एकदम बदल गई है दुनिया। बच्चे, औरत, सबको आदेश देकर के नेतन्याहू ने मारने का आदेश दिया है। ये मतलब लगभग जो ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्लियर डिक्लेरेशन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और उसमें उसमें लेकिन देखिए कि जो हम कहाँ पहुंचे, ये जरूर रेखांकित करना चाहिए कि हम जो जिसको ताकत थी कि हम रूस हो या ये क्या कहते हैं अमेरिका हो, उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे ऐसे मूल्यों के सवाल मतलब मामले में। इवन इंदिरा गांधी, बांग्लादेश का ये हुआ जब वहाँ जेनोसाइड होने लगी, तो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जा करके एक कमजोर मुल्क, एक समय समझिए कि अभी हमारे डिफेंस फोर्सेस और उस समय का डिफेंस में कितना फर्क है, लेकिन उसके बाद भी हम उसके खिलाफ खड़े हुए ह्यूमैनिटी के नाम पर। वो पॉलिटिक्स को अलग जाने दीजिए, लेकिन हमने स्टेक पे लगाया, अपने दाव लगा दिया, अपना जो अपनी सिक्योरिटी है अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये ऐसे कंट्री इस विरासत को धूल दूषित कर दिया है मोदी सरकार ने। अभी देखिए कि इस मामले में पहले तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जिक्र नहीं है पहले फिलिस्तीन का, सीधे सीधे खड़े हो गए इजराइल के पक्ष में। और उसके बाद दूसरा फिर पीछे हटे, तो अभी उन्होंने जो वोटिंग हुआ यूनाइटेड नेशंस में, उसमें जो है उसमें उन्होंने मतलब एब्सटेन किया। ये कितना मतलब आप देख लीजिए, और किस तरह हम आइसोलेट हुए हैं। जो भी आसपास के कंट्रीज हैं, नेपाल, इवन भूटान, सबने ये क्या कहते हैं रिजोल्यूशन के पक्ष में मतदान किया और हम एब्सटेन कर गए। और सिर्फ 14 लोगों की हिम्मत हुई, 14 देशों की, जो उसके खिलाफ गए। और हम ऐसे देशों में शामिल हो गए कि हम खिलाफ नहीं, और वो भी टेक्निकल ग्राउंड पर। हमास का मतलब जो उनका आरोप है वही आरोप, मतलब जो इसके विरोध में खड़े थे उनके पक्ष में आप गए। एब्सटेन आपने क्या किया? आपने तो उनका समर्थन किया अमेरिका का। ये एक बहुत दूर मतलब इससे मालूम होता है कि इंडिया जो भारतीय डिप्लोमेसी है या जो विदेश नीति है, किस तरह से एकदम उसका 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 कोई फोकस नहीं रह गया है। आप जब फिलिस्तीन के पक्ष में आप बयान दे रहे हैं, आप बोलते हैं कि एक सॉवरेन ये क्या कहते हैं राष्ट्र बनना चाहिए, या आपने बयान दिया है बाद में, और उनके बच्चे और उन पर आक्रमण हो रहे हैं, इसके खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए उसमें हमास का जिक्र नहीं है, कंडेमेशन का। ये कोई लेम एक्सक्यूज है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये जरूर इसकी चर्चा नहीं करता गोदी मीडिया या कोई भी मीडिया, लेकिन चर्चा होनी चाहिए कि इजराइल के सामने हमारी क्या मजबूरी है और नेतन्याहू से क्या हमारा है। ये रिलेशनशिप जो इजराइल से है वो तो हमारा बहुत पुराना है। हमने जो उनको जब से मान्यता दी 92 मेरे ख्याल में मान्यता दी हमने, तब से तो हमारा रिलेशनशिप है ही। तो अब ऐसी कौन सी स्थिति, और हमारा स्टैंड भी फिलिस्तीन के मामले में क्लियर रहा है।
तो हम ये स्टैंड में जो डाइल्यूशन हुआ है, ये जो उसको हमने कमजोर किया है, इसके पीछे रीजन क्या है? और ये जानना चाहिए कि कहीं सरकार ब्लैकमेल तो नहीं हो रही है इजराइल के जरिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि पेगासस वगैरह का मामला था और उसमें पता नहीं चला कि हम कुछ नहीं किया, मतलब हमको आज भी नहीं जानते कि क्या भारत सरकार ने पेगासस खरीदा है। तो ये हमने अपने जो है सिक्योरिटी को अमेरिका या इजराइल के का बंधक तो नहीं बना लिया, कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम चलाने की स्थिति में नहीं है। बहुत सीरियस क्वेश्चंस है ये उठते हैं इसके बाद जो ये वोटिंग हुआ है। और ये सीरियस क्वेश्चन आश्चर्य है कि कोई मीडिया में या कोई एक्सपर्ट, पता नहीं अगर किसी ने उठाया तो मुझको जानकारी नहीं, इनको उठा नहीं रहे कि क्यों ये डायल्यूशन हुआ। एक बात तो समझ में आती है कि एंटी मुस्लिम एक जो वातावरण बनाना है चुनाव 2024 के पहले या 5 राज्यों के पहले, उसके लिए हमास को एक विलेन के रूप में, जैसे हमास और फिलिस्तीन और मुसलमान एक ही चीज है, ये तीनों अलग चीज है। फिलिस्तीन के जो आम नागरिक है वो अलग है, हमास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और दुनिया के जो बाकी मुसलमान है वो अलग है। ये बात जो है यही अमेरिका और जो क्या कहते हैं वेस्टर्न मीडिया की साजिश है कि टेररिज्म और इस्लाम दोनों को साथ जोड़ता है और जोड़ करके आपको खड़े करता है। असल में मेरा मानना ये है कि फिलिस्तीन की जो जगह बची हुई जगह है तो बहुत कम बच गई है, मेरे ख्याल में 1/4 जगह बच गई है उनके पास, वो जगह भी वो छीनना चाहते हैं, टेरराइज करके वहाँ के लोगों को 23 लाख जो लोग हैं गाजा स्ट्रिप के उसको ले जाना चाहते हैं। अल्टीमेट एम यही है कि उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए और वो कब्जा जिस तरह से उन्होंने बाकी जमीन कब्जा कर लिया है फिलिस्तीन का, वो कब्जा करना चाहते हैं। बहुत ही सीरियस चैलेंज है सिविलाइजेशन के सामने, दुनिया के सामने। और मुझको लग रहा है कि बहुत कम इंटेलेक्चुअल्स वर्ल्ड ओवर में, नोम चोम्स्की जैसे कुछ लोगों को छोड़ करके, ये जो है इस चैलेंज को मतलब स्वीकार कर रहा है। जी।